नमस्कार दोस्तों, आप सभी देशवासियों का मैं संजय सिंह राणा भारतीय सर्वधर्म पार्टी के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आपने भारतीय सर्वधर्म पार्टी के यूट्यूब चैनल को, फेसबुक लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो आप जल्द से जल्द फॉलो करें, जिससे आपके ही छोटे भाई संजय सिंह राणा का जो प्रयास है, जो उद्देश्य है, भारतीय सर्वधर्म पार्टी के गठन के पीछे की जो मंशा है, वह भारतवर्ष के हर नागरिक तक पहुंच सके और देश को सांप्रदायिकता मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त कर देश की राजनीति को व्यापार की भावना से निकालकर समाज सेवा की भावना में जागृत करने का हमारा प्रयास सफल हो और देश के हर युवा को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय व रोजगार गारंटी मुहैया हो सके। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि आज हमारी सरकार किस प्रकार हमारे देश की जनता को गुमराह कर रही है, किस प्रकार हमारी सरकार देश के नागरिकों को उनके संवैधानिक मौलिक अधिकारों से दूर कर रही है। पहले की सरकारें और अब की सरकारों में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। अंतर सिर्फ इतना है, पहले की सरकारें गरीबों को लूटकर अपनी सरकार नहीं चलाती थी, वो अमीरों को लूटकर गरीबों को प्रलोभन देकर के वोट बैंक की राजनीति करती थी और सत्ता सुख भोगती थी। लेकिन आज की जो हमारी सरकार है, वह गरीबों की खून पसीने की कमाई को लूटकर उद्योगपतियों की तिजोरियां भर रही हैं और हमारा गरीब आदमी, जो कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, विशाल आबादी वाले देश में, जहां हमारी जनसंख्या लगभग 140 करोड़ पहुंच चुकी है, वहां लगभग 80% से अधिक की आबादी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न वर्ग परिवार के लोगों की है। और ऐसे में हमारी सरकार की जो यह मंशा है, अमीरों को जो खुली छूट दी गई है, वह चिंता का विषय है। उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, आज की बढ़ती महंगाई इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उद्योगपतियों को जिस प्रकार छूट मिली है, वह आए दिन अपने उत्पाद की कीमत बढ़ाते चले जा रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर 300, 350, 400 रुपये में, 2014 तक 400 रुपये में मिलने वाला रसोई गैस सिलेंडर आज हमें लगभग 1100 रुपये में मिल रहा है। अभी 50 रुपये की वृद्धि हाल ही में की गई है, जबकि हमारे साल पर आज 4 तारीख है, 3 दिन बाद होली का त्यौहार है। ऐसे में हमारे देश की जनता के सर पर जो महंगाई थोपी जा रही है, वह सरकार की मंशा को जग जाहिर करने के लिए काफी है। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार जो गरीबों की खून पसीने की कमाई को चूसने का मैंने आरोप लगाया है, वह आपने देखा मिनिमम बैलेंस के नाम पर हर साल हजारों करोड़ रुपए सरकार काट रही है। और आप और हम ये भली बात जानते हैं, मिनिमम बैलेंस जिसका सीधा सा
यही संदेश जाता है। मिनिमम बैलेंस किसके पास होता है? गरीबों के पास बैलेंस होता ही नहीं है। जब बैलेंस रहेगा ही नहीं तो अकाउंट में बैलेंस होगा कहां से? किसी उद्योगपति, नौकरशाह, IAS IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, मंत्री का बैलेंस मिनिमम नहीं होता है, वो तो अपर हाई होता है। तो उनका तो काटने का सवाल ही नहीं उठता है। तो मिनिमम बैलेंस जो हजारों करोड़ रुपए हर साल काटा जा रहा है वह गरीबों का काटा जा रहा है। इसका साफ संकेत है कि गरीबों की खून पसीनों की कमाई को लूटने की यह सरकार काम कर रही है। सोने पे सुहागा, महंगाई बढ़ा करके अमीरों की झोलियों को भरा जा रहा है। बड़े बड़े लोग लोन लेके फरार हो गए और चंद हजार रुपए, लाख रुपए के लिए हमारे किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं। हमारा गरीब कोरोना काल के कारण जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है वह बैंकों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और सरकार इन बैंकों को खुली छूट देती चली जा रही है। कोई नियंत्रण नहीं है। तो यह कुछ उदाहरण हैं कि हमारी सरकार की मंशा गरीबी हटाओ नहीं, गरीब हटाओ की है। उसके बाद मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, हमारी सरकार बार बार कह रही है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश से गुंडे माफिया गधे की सींग की तरह गायब हो गए हैं। हमारे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है, कहा गया प्रत्यक्ष को उदाहरण प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हमारे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर इतनी अच्छी स्थिति में होती तो इलाहाबाद का कांड जो अभी हुआ है वह नहीं होता। आए दिन गुंडे माफिया निर्भीक होकर के वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कहां है डर? कानून का डर। अगर कानून का डर कायम होता तो ये गुंडे माफिया खुलेआम दिन दहाड़े हत्या को अंजाम नहीं देते। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ताल ठोक ठोक कर कहते हैं कि हमारा प्रदेश गुंडा मुक्त है, माफिया मुक्त है। अरे जिस सरकार की कैबिनेट ही 80% गुंडे माफियाओं से भरी हो, वह प्रदेश गुंडा मुक्त कैसे हो सकता है, माफिया मुक्त कैसे हो सकता है? जहां के प्रतिनिधि दागी प्रवृत्ति के हों, आपराधिक प्रवृत्ति के हों, जिन पर संगीन से संगीन मुकदमे कायम हों और वह सदन चला रहे हैं, तो ऐसे दागी प्रतिनिधियों से प्रदेश भय मुक्त नहीं बल्कि प्रदेश में भय व्याप्त होता है। यही उदाहरण इलाहाबाद में देखने को मिला है। तो मेरे साथियों, यह चंद उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि आप, खासकर मैं देश के युवाओं को फोकस करना चाहता हूं, युवाओं से आह्वान करता हूं कि आने वाला भविष्य आपके कंधों पर है। आप इन गुंडे माफिया प्रवृत्ति के प्रतिनिधियों को नजरअंदाज करें। आखिर कब तक हम एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी पर, दूसरी को छोड़ के तीसरी पर, तीसरी को छोड़ कर चौथी पर ही दांव आजमाते रहेंगे? आखिर हम परिवर्तन की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? केंद्र की बात करें तो कांग्रेस को छोड़ दिया तो 10 साल से भाजपा को झेल रहे हैं, और भाजपा ने जो इतिहास रचा है
वह आने वाले 50 वर्षों में भी कोई सरकार आ जाए तो उसकी खाई को शायद ही पाट सके। जिस प्रकार कांग्रेस ने पिछले 75 वर्षों में, जिसमें लगभग 40 वर्ष का शासनकाल कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों का रहा है, देश को दलदल की तरफ ले जाकर ढकेल दिया है, देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में ढकेल दिया था, और जिससे त्रस्त होकर के हमारे देश की जनता ने पिछले 2 कार्यकाल से एनडीए गवर्नमेंट को, पूर्ण बहुमत की सरकार, इस आशा में बनाई थी कि शायद हो सकता है 5 वर्ष किसी सरकार को कार्य करने के लिए पर्याप्त न होते हों, तो इसलिए दूसरा कार्यकाल भी उनको दिया गया। लेकिन इस दूसरे कार्यकाल में चंद फैसलों को अगर छोड़ दिया जाए, सांप्रदायिकता की दृष्टि से देखा जाए तो राम मंदिर को छोड़ दिया जाए, देश की समस्त 135 करोड़ जनता के हित को अगर देखा जाए तो 370 को अगर छोड़ दिया जाए, तो हमारी सरकार ने इन 2 फैसलों को छोड़ करके ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे यह कहा जा सके कि मौजूदा सरकार से हमारे प्रदेश की जनता, हमारे देश की जनता पूर्णतः सहमत है, संतुष्ट है। मैं अपने 11 वर्षों के संघर्ष के दौरान मैंने यही अनुभव किया है कि सत्ता में यह चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अन्य राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां हों, चाहे वह केंद्र में भाजपा और कांग्रेस हो या अन्य सहयोगी दलों से इनके द्वारा सरकार बनाई गई, तो सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करके देश की अर्थव्यवस्था को लूटने का कार्य किया गया है और अपनी पार्टी फंड को बुलंदियों पर पहुंचाने का कार्य किया है, न कि देश की गरीबी को दूर करने की निस्वार्थ भाव से किसी पार्टी ने चेष्टा की, और न ही उनकी ऐसी कोई मंशा है, न ही उनका देश की संप्रभुता, देश की अखंडता, देश का मान सम्मान या फिर देश को आत्मनिर्भर, सुविधा संपन्न विश्वगुरु बनाने का कोई उद्देश्य हो। अगर ऐसा होता, ऐसी इनकी 1% भी मंशा होती, तो हमारे देश की शिक्षा प्रणाली इतनी महंगी नहीं होती, शिक्षा गरीबों से दूर नहीं होती। निम्न वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार और मध्यम वर्गीय परिवार शिक्षा को, उच्च शिक्षा खास करके उनके सपनों से दूर नहीं जा सका होता। गरीबों की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं मध्यम वर्गीय परिवारों की भी बात कर रहा हूं। केवल शिक्षा की पहुंच उच्च वर्गीय परिवारों तक ही सीमित हो गई है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश का विकास वहां की साक्षरता पर टिका होता है। जहां के लोग अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा पा करके पूर्णतया शिक्षित होंगे, वह देश स्वतः विकास करेगा। किसी उसे बैसाखी की सहारे की जरूरत नहीं होगी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी भी यही कहते थे कि देश वही तरक्की कर सकता है, वही देश विकास कर सकता है, विकसित देश बन सकता है जहां शिक्षा मुफ्त हो, जहां चिकित्सा मुफ्त हो, जहां न्याय मुफ्त हो, बाकी कोई चीज मुफ्त ना हो। लेकिन जिस प्रकार हमारे देश में शिक्षा सपना बनकर रह जा रहा है, चिकित्सा के अभाव में देश की जनता दम तोड़ रही है, न्याय के लिए करोड़ों देशवासी 50 साल से टकटकी लगाए न्यायपालिका की तरफ देख रहे हैं, अपना सर्वस्व बेच चुके हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिला तो न्याय नहीं मिलती है, तो सिर्फ तारीख पे तारीख। ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था में, ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई देश विकास कर ही नहीं सकता है। बाकी सब कुछ फ्री है हमारे यहां, गेहूं फ्री ले लो, चावल फ्री ले लो, दाल फ्री ले लो, किसान सम्मान निधि ले लो। तो ये लालीपाप जो सरकार भीख स्वरूप हमें देती है, वह सिर्फ और सिर्फ हमें पंगु बनाने के लिए, हमारे मानसिक विकास को पंगु करने के लिए
अवरुद्ध करने के लिए उसकी इन राजनीतिक पार्टियों की सोची समझी साजिश है। लेकिन आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 11 वर्षों से देश के युवाओं से, देश के नागरिकों से यही आह्वान करता चला आ रहा है कि आप आगे आएं और अपने देश के प्रति अपनी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें, समझें और देश को विश्वगुरु बनाने के लिए हर नागरिक को, हर बच्चे को, हर नौनिहाल को प्री प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक, उच्च गुणवत्तापरक शिक्षा मुफ्त मुहैया कराने के लिए कमर कसिए, आंदोलन करिए, सरकार पर दबाव बनाइए, क्योंकि यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कहने को तो 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा है, लेकिन वह मिलती कहां है? वह पर्याप्त नहीं है। जितनी सरकार द्वारा हमें दी जाती है वह पर्याप्त नहीं है। वह ऊंट के मुंह में जीरा है, सिर्फ खाना पूर्ति है। लेकिन भारतीय सर्वधर्म पार्टी चाहती है कि देश के हर नागरिक को, हर बच्चे को पूर्णतया शिक्षा मुफ्त मिले, पूर्णतया चिकित्सा मुफ्त मिले, पूर्णतया न्याय मुफ्त मिले और हर युवा को रोजगार गारंटी के तहत रोजगार मिले। तो मेरे साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भारतवर्ष भी विकसित देशों की श्रेणी में आए, विश्वगुरु बने, तो इन केवल गिनी चुनी पार्टियों से अपना भरोसा हटा करके भारतीय सर्वधर्म पार्टी का साथ दें, जिसकी विचारधारा ही है सबका विकास हमारा लक्ष्य, जहां न कोई अमीर, न कोई गरीब, न छोटा, न कोई बड़ा, न जात, न पात, जो सांप्रदायिकता से कोसों दूर है, वह मानवता की बात कर रहा है, समस्त 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात कर रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से कोई मतलब नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कोई मतलब नहीं, अमीर गरीब से कोई मतलब नहीं, जहां सिर्फ और सिर्फ भारतीय की भावना विराजमान है। ऐसी भारतीय सर्वधर्म पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं संजय सिंह राणा आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं, आह्वान करता हूं कि आप आगे आएं और तन मन धन से भारतीय सर्वधर्म पार्टी का साथ दें, जिससे देश को विश्वगुरु बनाने में एक नया मुकाम हासिल किया जा सके, एक नई इबादत लिखी जा सके, एक नया इतिहास लिखा जा सके। तब जाकर के हमारी आने वाली पीढ़ी सम्मान के साथ सर झुका करके, सम्मान के साथ सर उठा करके, सम्मान के साथ जीवन जिएगी। किसी भी राजनीतिक पार्टी के तलवे चाटने की उसे आवश्यकता नहीं होगी। किसी राजनीतिक पार्टी के राजनेता के पीछे उसे नौकरी के लिए दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी आरक्षण रूपी बैसाखी का सहारा लेने की उसे आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए एक नए युग के भारत को बनाने में भारतीय सर्वधर्म पार्टी का साथ दें। जय हिंद, जय भारत।